हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं यूपी एलटी ग्रेड का जो आप सभी का परीक्षा हुआ है 7 दिसंबर को, 7 दिसंबर 2025 को। संस्कृत का, संस्कृत के जो सभी आपके पेपर हुए हैं, संस्कृत भाषा में जो सभी आपके 120 प्रश्न पूछे गए हैं वो, और प्लस 30 प्रश्न पूछे गए हैं आपके जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन के। तो टोटल 150 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। यूपी एलटी ग्रेड 7 दिसंबर 2025 संस्कृत के पूरे पेपरों को हल करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, आंसर की तो बताएंगे ही बताएंगे, उसके साथ साथ एक एक प्रश्न का विस्तृत तरीके से उसका सॉल्यूशन भी हल करते हुए चलेंगे कि आखिर में उस प्रश्न का उत्तर क्यों सही हो रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा सामान्य अध्ययन में कि जैन कल्पसूत्र के लेखक थे। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताऊंगा और उसका व्याख्या करूंगा। तो पहले नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भद्रबाहु। क्यों क्यों सही होगा, ध्यान दीजिए। देखिए, कल्पसूत्र जैन धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, जिसमें कि जैन जो तीर्थकर हुआ करते थे, जैसे कि जैन तीर्थकर आपके पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, इनका नाम आपने पढ़ा होगा, महावीर का नाम पढ़ा होगा आपने। ये सब क्या है, ये जैन तीर्थकर थे। और इन्हीं लोगों के जीवन का चरित्र के बारे में बताया गया है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने किया था जैन कल्पसूत्र में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे भद्रबाहु करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला है आपका, भारत का प्रथम ओपन एयर आर्ट वाल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत में ओपन एयर आर्ट की अवधारणा लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कहाँ पे, लोधी, लोधी आर्ट, लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट, नई दिल्ली में। और वेस्ट टू वंडर पार्क जैसी पहलों से जुड़ी हुई है, जिसे कि हम अक्सर ओपन एयर म्यूजियम कहते हैं, ओपन एयर म्यूजियम भी कहते हैं इसको। तो ये कहाँ पे है आपका, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट अगला है आपका तीसरा कि बिग इंच पाइपलाइन परिवहन करती है। तो ये कौन से करती है, ये पेट्रोलियम करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका पेट्रोलियम करेक्ट होगा। देखिए, बिग इंच पाइपलाइन जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है, जो कि पेट्रोलियम यानी कि कच्चे तेल का परिवहन करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे पेट्रोलियम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है कि उस सही कूट का चुनाव कीजिए जो दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की सही पूर्ति करता है। वाक्य कह रहा है कि आयुष्मान भारत योजना का आरंभ डैश डैश किस वर्ष में हुआ था, और रुपए यानी कि प्रति परिवार के स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने के लिए कही गई थी। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्रमशः 2008 एवं 5 लाख रुपया। देखिए, आयुष्मान भारत योजना यानी कि जो आपका PMJAY, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 2018 में हुआ था, और इसके तहत प्रत्येक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने की बात हुई है, और मिलता भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार पार करती है। तो यह पार करती है आपका माही। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि माही नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकल करके राजस्थान और गुजरात में बहती हुई जाती है, और भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 6 नंबर पे प्रश्न है कि झांसी की रानी का उल्लेख करते हुए किसने यह पंक्ति कही है। यहाँ वह महिला लेटी है जो विद्रोहियों में एकमात्र पुरुष थी। तो यह बातें जो कहा गया था ये सर ह्यूरोज के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देख करके अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने यह कथन उनके सम्मान में कहा था कि यह वह महिला लेटी है जो विद्रोहियों में एकमात्र पुरुष थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन नंबर 7वां पूछ रहा है कि 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर की भाषा कौन सी है। तो 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर की जो भाषा है वो आपका प्रोलॉग है। ऑप्शन नंबर आपका बी प्रोलॉग करेक्ट होगा, क्योंकि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको हम एआई कहते हैं,
तो एआई यानी कि इंटेलिजेंस आधारित है। इनमें आपका जो प्रोलॉग मतलब क्या होता है कि प्रोलॉग का फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो यानी कि प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, और लिस्प यानी कि LISP, लिस्प जैसी भाषाओं का प्रयोग होता है। इसमें आपका एल्गोल और फोर्ट्रेन जो है वो पुरानी, एल्गोल और फोर्ट्रेन क्या है, ये पुरानी पीढ़ी है। तो प्रोलॉग आपका नई विधि है, 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा है प्रोलॉग। ऑप्शन में आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि ICAR और IARI नई दिल्ली द्वारा धान के भूसे या पराली के स्वस्थाने त्वरित अपघटन के लिए विकसित 7 कवकों के मिश्रण से युक्त सूक्ष्मजीवी स्प्रे का नाम क्या है? तो इसका नाम है पूसा डीकम्पोजर। पूसा डीकम्पोजर। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान IARI यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पूसा डीकम्पोजर विकसित किया है, जो पराली को यानी कि पुअरा को खाद में बदल देता है ताकि किसान उसे जलाए नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा बादल भूतल की सतह से सबसे ऊंचाई पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका पछाब बादल। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, पछाब बादल। देखिए, पछाब यानी कि सर्कस जो क्लाउड होता है, पछाब बादल वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर यानी कि लगभग आपका 8000 से लगभग आपका 12000 मीटर पर ये बनते हैं, और ये केवल ये जो है बर्फ के कणों से बनते हैं पछाब बादल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, पूर्व नाम और बदले गए नाम। तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पोर्ट ब्लेयर का जो नाम है वो आपका श्री विजयपुरम, हवेलाक का है आपका स्वराज द्वीप, नील द्वीप का नाम है शहीद द्वीप यानी कि शहीद द्वीप, और डी का है आपका रास द्वीप है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 11वां प्रश्न है कि भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलेगी? तो यह चलेगी आपकी जिंद से सोनीपत। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो हरियाणा के जिंद से, कहां से? हरियाणा के जिंद से जिंद और सोनीपत मार्ग पर चलाए जाने की योजना बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक आदमी के पास निश्चित संख्या में मुर्गी और बकरियां हैं, उनके सिरों की संख्या 30 है, यदि उनके पैरों की कुल संख्या 84 है, मुर्गियों और बकरियों की संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे इसका अनुपात होगा 3:2। कैसे होगा दोस्तों? देखिए, यहाँ पे सिर, अगर सिर की बात करेंगे तो सिर बराबर कितने हैं? टोटल 30, कुल जानवर है 30, तो 30 जो जानवर हैं उनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? और पैर हो जाएगा आपका, पैर कितना दिया है? 84। तो यहाँ अगर मान लें कि मुर्गियां x हैं और बकरियां y हैं, तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा? 30 आपका पहला समीकरण। इसके बाद से आपका देखेंगे तो हम 2x प्लस 4y बराबर हो जाएगा आपका 84। यानी मुर्गी के कितने होते हैं? मुर्गी के 2 पैर होते हैं और बकरी के 4 पैर होते हैं, तो इसीलिए हमने 2x और 4y लिखा है। तो अब इसको जब आप आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2y बराबर हो जाएगा आपका 42। जब इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2 42 दूनी 84 और ये 2 दूनी 4, तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा आपका 42। ये आपका हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को जब घटाएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा y बराबर 12। तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? x बराबर हो जाएगा 30 माइनस 12 बराबर 18, यानी कि अनुपात हो जाएगा आपका 18:12 बराबर। इसको जब देखेंगे तो आपका 36 18 और 6 दूनी 12, 36 18
6 दूनी 12, 3 संबंधे 2। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है आपका 13वां कि किस विद्वान ने नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधारभूत सिद्धांतों से एक को फेबियन समाजवाद बिना समाजवाद के कहा था? तो ये कहा था किसने? आइवर जेनिक्स ने। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे आइवर जेनिक्स करेक्ट हो जाएगा। सर आइवर जेनिक्स ने भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों यानी कि डीएसपीएस को डीपीएसपी की आलोचना करते हुए ये बातें कही थी आइवर जेनिक्स ने। नेक्स्ट आगे अगला 14वां प्रश्न है कि गिग इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि यह सेवा करने वालों और सेवा प्रदाताओं दोनों के लिए नियोक्ता कर्मचारी संबंधों में लचीलेपन की अनुमति देते हैं। दूसरा, यह ऊपरी लागतों को बढ़ाती है। तो यहां करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल एक। कैसे होगा? देखिए, यह सही है कि गिग इकोनॉमी जैसे कि उबर, जोमेटो, ये क्या है? एक गिग इकोनॉमी है। उबर हो गया आपका फूड डिलीवरी करता है जोमेटो, ये क्या है? ये फ्रीलांसिंग लचीलापन देती है। लेकिन दूसरा कथन जो है आपका ये गलत होगा। देखिए, यह गलत है क्योंकि कंपनियां गिग वर्कर्स का उपयोग ओवरहेड लागत यानी जैसे कि ऑफिस का खर्च, पीएफ को कम करने के लिए करती हैं, बढ़ाने के लिए नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल एक जो है वो आपका सही होगा। 15वां प्रश्न है कि एग्रोइस्टोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो एग्रोइस्टोलॉजी का जो संबंध है वो आपका घासों से है। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एग्रोइस्टोलॉजी जो है ये बॉटनी का, वनस्पति विज्ञान का एक शाखा है जिसमें कि विभिन्न प्रकार की घासों का अध्ययन किया जाता है। आगे 16वां प्रश्न है कि कौन सा रसायन दार्शनिक के ऊन के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO को पुराने समय में, जिंक ऑक्साइड को पुराने समय में कीमियागर के नाम से जानते थे। किस नाम से? कीमियागर यानी कि फिलॉसफर्स वूल भी कहते हैं इसको। कीमियागर या फिलॉसफर वूल भी कहते थे क्योंकि जलने पर यह ऊन जैसा सफेद अवशेष छोड़ता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जिंक ऑक्साइड करेक्ट हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये करता है आपका बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि भारत की सबसे लंबी सीमा जो है लगभग आपका 4096 किलोमीटर के साथ जो है भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसके बाद चीन और पाकिस्तान का नंबर आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बांग्लादेश करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18 18वां प्रश्न है कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपका 23 होगा। कैसे होगा देखिए, मान लीजिए कि संख्याएं ए, बी, सी और डी हैं। तो यहाँ पे आपका ए गुणे बी गुणे सी बराबर 3 संख्याओं का कितना? 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम व्यवस्थित है। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है? तो ए गुणे बी गुणे सी बराबर 255। अब चूंकि इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो यहाँ पे आपका 255 के इकाई का अंक 5 है, तो एक संख्या क्या होगी आपकी? हमेशा 5 होगी। तो 255 का जब गुणनखंड करेंगे आप, 255 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 3 गुणे 5 गुणे 100, 3 गुणे 5 गुणे 7, 17 5 85 तिया 255। तो यहाँ पे क्या है? ये तीनों जो है वो आपके अभाज्य हैं। 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और 17 भी अभाज्य है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? ए बराबर 3, बी बराबर 5 और सी बराबर 17। तो अब अंतिम 3 का गुणनफल जब देखेंगे तो तीनों का जो गुणनफल होगा वो कितना हो जाएगा?
यानी कि अंतिम तीनों का जो गुणनफल होगा वो आपका हो जाएगा बी गुणे सी गुणे डी बराबर क्या हो जाएगा आपका 1955। जब आप गुणा करेंगे 3 ये हाँ 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है बराबर कितना दिया हुआ है आपका बराबर दिया हुआ है आपका 1955 के। तो अब यहाँ पे जब हम इसको हल करेंगे तो आगे आपका क्या हो जाएगा 5 गुणे 17 गुणे डी बराबर 1955। 17 पचे 85 गुणे डी बराबर 1955। तो ये हो जाएगा आपका डी बराबर हो जाएगा 1955 बटे में आ जाएगा आपका 85। जब इसको 85 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23। तो सबसे बड़ी संख्या आपका 23 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 19वां की ग्लोबल स्पेस 2030 पहल किसने शुरू की थी। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किया था। WHO ने यह पहल सबसे पहले WHO द्वारा शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य था चश्मे यानी कि स्पेक्टिकल्स की आवश्यकता वाले लोगों तक पहुंच को बढ़ाना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 20वां प्रश्न है कि भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने के लिए कौन सा वर्ष लक्ष्य के रूप में प्रतिबद्ध किया है। तो ये किया है आपका 2070 तक। प्रधानमंत्री ने COP 26 शिखर सम्मेलन में घोषणा किया था कि भारत जो है 2070 तक कार्बन उत्सर्जन किसमें कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो यानी कि शून्य कर देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे 2070 करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये किया गया था आपका एम पद्मनाभा पिल्लई। ऑप्शन नंबर आपका ए। नायर सर्विस सोसाइटी यानी कि NSS की स्थापना जो है 1914 ईस्वी में ये आपका एम पद्मनाभा पिल्लई ने केरल में किया था। कहाँ किया था केरल में इसकी स्थापना किया गया था। आगे 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो सही काल के हिसाब से देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्यों सही होगा। सबसे पहले आपका दादर नगर हवेली संग्रह क्षेत्र दादर नगर हवेली ये कब हुआ था आपका 1961 में। उसके बाद आपका आया ये 8वीं अनुसूची में राजभाषा की सूची में सिंध भाषा को सम्मिलित किया गया था। तो ये हुआ था आपका 1967 में 21वां संविधान संशोधन में। उसके बाद आपका सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो ये कब हुआ था 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 36वें संविधान संशोधन में। और उसके बाद से आपका आएगा सबसे लास्ट में 1985 में 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल जो दल बदल करके जो चुनाव लड़ते हैं पॉलिटिशियन उसका जो है 1985 में 52वें संविधान संशोधन में इसका परिवर्तन किया गया था। तो ये आपका 1 3 4 2 आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला है आपका 23वां प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म यानी कि उपकरण उपयोग सही सुमेलित नहीं हुआ है। तो सही जो नहीं होगा वो हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर भूजल स्तर। क्यों हाइग्रोमीटर भूजल स्तर क्यों सही होगा। क्योंकि हाइग्रोमीटर का उपयोग जो है वो वायुमंडल की नमी को
उसकी जो है ह्यूमिडिटी को, उसकी आर्द्रता मापने के लिए होता है, न कि भूजल स्तर मापने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर आपके सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि एक छोटे अवतल दर्पण की फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण को दंत चिकित्सक के दर्पण के रूप में उपयोग करने के लिए दर्पण से दांत की दूरी होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपका, यहाँ पे करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1.5 सेंटीमीटर। देखिए, जो दांत चिकित्सक होते हैं, दांत को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और इसके लिए जो वस्तु यानी कि दांत को फोकस दूरी जो होती है, उनकी फोकस दूरी क्या होती है? एफ होती है। एफ के अंदर ही रखना होता है। तो यहाँ पे एफ बराबर कितना दिया है? 2.5 सेंटीमीटर। तो दूरी जो है 2.5 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। तो यहाँ जो दिए गए विकल्पों में से जो है 1.5 सेंटीमीटर ही आपका सबसे कम है। 1.5 सेंटीमीटर ही जो है 2.5 से कम है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 25वां है कि x बटे x माइनस वाई प्लस वाई बटे x प्लस वाई प्लस 2xy अपान वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? तो जब इसको हल करेंगे, बहुत सिंपल आंसर है दोस्तों, इसको जब हल करेंगे, देखिए इसमें क्या है, तीसरा पद जो है, तीसरे पद में जो डिनोमिनेटर है, इसको हम माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे, और इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जब इसको आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई माइनस 2xy बराबर, जब इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई बराबर, जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में अपान हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ आपका वही ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 26, किस संविधान संशोधन के द्वारा सामान एवं सेवा कर जीएसटी को लागू किया गया था? तो ये किया गया था आपका 101वां संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि जीएसटी अधिनियम 101वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2016 में 101वां संविधान संशोधन करके जीएसटी को लागू किया गया था। आगे 27वां प्रश्न है, भारत में खाद्यान्न मूल्य को स्थिर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम पर विचार करिए। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा खाद्यान्न मूल्य के लिए ऑप्शन नंबर सी 1, 2 तथा 3 सही है। क्यों? क्योंकि बफर स्टॉक और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस राशन, तीनों का मुख्य उद्देश्य जो है वो कीमतों को नियंत्रित करना और अनाज उपलब्ध कराना है। बाकी सहकारी खेती जो है, सहकारी खेती को प्रोत्साहन देना, यह मूल्य नियंत्रण का प्रत्यक्ष उपाय नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी 1, 2 तथा 3 सही होगा। आगे 28वां प्रश्न क्या कह रहा है? 28वां प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। समाचार पत्र और किस साल ये कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? तो अमृत बाजार पत्रिका सबसे पहले प्रकाशित हुआ था आपका कहाँ हुआ था? ये कोलकाता में। लीडर हुआ था आपका इलाहाबाद में। टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ था बंबई में, और प्रभा हुआ था आपका कानपुर, यानी कि गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा किया गया था। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
आगे 29वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 29वां प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा अफ्रीकी देश भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश बना है? तो यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश बना है आपका नामीबिया। नामीबिया जो देश है ये 2024 में, कब? 2024 में नामीबिया का बैंक ऑफ नामीबिया भारत के यूपीआई सिस्टम NIPL के माध्यम से इसको अपनाने वाला प्रमुख अफ्रीकी देश बना है। बाकी इसके बाद मॉरिशस ने भी अपनाया है, लेकिन मुख्य भूमिका अफ्रीका को ही माना जाता है और परीक्षा के बारे में हमेशा नामीबिया को ही सटीक माना गया है। तो नामीबिया आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 30वां प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए कह रहा था कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के तौर पर 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। कारण दिया गया है कि इसे एक कानूनी अधिकार के तौर पर अनुच्छेद 300A द्वारा शामिल कर लिया गया था। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहां दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों? क्योंकि 44वें संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसे अनुच्छेद 300A के द्वारा कानूनी अधिकार बनाया गया है। ये भी आपका कथन जो है सही है, लेकिन इसमें तर्क जो दिया जा रहा है कि यह बताता है कि हटाने के बाद क्या हुआ, यह नहीं बताता है कि क्यों हटाया गया। तो हटाने का कारण जमींदारी उन्मूलन और समानता लाना था, इसलिए दोनों सही है पर व्याख्या सही नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से शुरू हो रहा है आपका संस्कृत के सभी 120 प्रश्न, यानी कि भाग 2 पार्ट 2। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे संस्कृत के सभी 120 प्रश्नों को। तो दोस्तों इसमें आपका चूंकि एक ही साइड में क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा जूम करके हम लोग बड़ा कर लेंगे ताकि आपको और स्पष्ट तरीके से दिखाई दे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका 31 नंबर पे पहला प्रश्न पूछा गया है संस्कृत भाषा में कि श्रीमद् भगवद गीतानुसारेण व्यावसायिकमा बुद्धि कुत्र न विद्यते। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी समाधौ। क्यों होगा? इसमें पूछ रहा था कि श्रीमद् भगवद गीता अनुसार व्यावसायिकमा बुद्धि कुत्र न विद्यते, मतलब कि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार व्यावसायिकमा बुद्धि यानी कि एक तरीके से निश्चयात्मकता बुद्धि कहाँ स्थित नहीं होती है। तो यह समाधो यानी कि समाधि में, कहाँ? आपकी समाधि में निश्चित नहीं होती है। देखिए ये भगवद गीता के अध्याय 2 में श्लोक नंबर 44 में भगवान कृष्ण जी ये बात कहते हैं कि भोगैश्वर्य प्रसन्नता तया प्रतिमा साम व्यावसायिका बुद्धि समाधो न विद्यते, मतलब कि जो लोग भोग और ऐश्वर्य में बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं उनकी निश्चय करने वाली बुद्धि समाधि में स्थिर नहीं हो पाती है। यहाँ आपका समाधो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 32 32वां प्रश्न है कि क्रियासु युक्तेनृप 4 चक्षुषो न वजिन्या प्रभावो जीविभ अत्र 4 चक्षुष स्टेशन पदे क समास। मतलब कि हे राजन, कार्यों में नियुक्त सेवकों के द्वारा 4 चक्षुष यानी कि गुप्तचर रूपी नेत्र वाले राजा ठगे नहीं जाने चाहिए। यहाँ 4 चक्षुष पद में कौन सा समास है? तो यहाँ समास है आपका बहुब्रीहि समास। 4 चक्षुष का समास अगर करेंगे तो चाराह एवं चक्षुषी यत्र, यानी कि गुप्तचर ही हैं नेत्र जिनके वे। तो यहाँ 4 और चक्षु दोनों मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति यानी कि राजा की विशेषता बता रहे हैं, और जब 2 पद मिलकर किसी अन्य पद की प्रधानता बताते हैं तो वहां हमेशा आपका बहुब्रीहि समास होता है। और ये जो पंक्ति है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है पंक्ति आपका किराता जूर्नियम
किराता जूर्नियम से लिया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बहुब्रीहि समास करेक्ट आपका हो जाएगा। दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि दृष्टया धूमाकुलित दृष्टरेपी पावक एवाहुति पतिता इस सूक्ति कस्मिन् ग्रंथे वर्तते। तो यहाँ आपका प्रश्न कह रहा है कि भाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की आहुति ठीक अग्नि में ही गिरी, यह सूक्ति जो है किस ग्रंथ में है। तो यह सूक्ति जो है ये आपका अभिज्ञान शाकुंतले, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यह जो सूक्ति है यह कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है वहां से लिया गया है। इसमें जब कण्व कवि, कौन कवि, जब कण्व जो है ऋषि को पता चलता है कि शकुंतला ने दुष्यंत से गंधर्व विवाह कर लिया है, तो वे प्रसन्न होकर कहते हैं कि जैसे धुएं के कारण ठीक से न देख पाने वाले यजमान के हाथ से छूटी आहुति संयोग से ठीक आग में ही गिर जाए, वैसे ही मेरी पुत्री ने स्वयं ही योग्य पति को चुन लिया है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी अभिज्ञान शाकुंतले करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन नंबर 34 कराए कि वनेचरः कति श्लोकेषु युधिष्ठिरः प्रति दुर्योधनस्य राज्य वृत्तांतं वर्णयति। अर्थात वनेचर कितने श्लोकों में युधिष्ठिर के प्रति दुर्योधन के राज्य का वृत्तांत वर्णन करता है। तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पंच विशति श्लोकेषु, यानी कि आपका 25 श्लोकों में। यह क्या है, ये आपका किराता जूर्नियम के प्रथम सर्ग में वनेचर श्लोक संख्या 1 से लेकर के 25 तक की घटनाक्रम में मुख्य भूमिका में है। विशेष रूप से श्लोक नंबर 4 से लेकर के 25 तक वह दुर्योधन की शासन व्यवस्था का वर्णन करता है। तो यहाँ आपका 25वां श्लोक राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 35 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है संस्कृत में। शिवो वंधर इति साधने उत विधि शस्त्रम प्रज्युते। अर्थात शिवो वंद्य मतलब इस रूप की सिद्धि साधन में उत्व यानी कि ऊ करने वाला विधि सूत्र कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा हसी च, ऑप्शन नंबर ए। यानी यहाँ जो संधि विच्छेद हो रहा है वो आपका क्या होगा, संधि विच्छेद होगा आपका शिवस प्लस वंद्य, शिवस प्लस वंद्य। तो यहाँ दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हसी च। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि ननु संख्या शकुंतलयाः सौभाग्य देवता चरण्या इति कथनमस्ति। अर्थात क्वेश्चन पूछ रहा है कि निश्चय ही सखी शकुंतला के सौभाग्य के लिए देवताओं की पूजा करनी चाहिए, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अनुसुईया शकुंतला प्रति। क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में, अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक के प्रारंभ में ही सती अनुसुईया अपनी दूसरी सखी प्रियवंदा से यह बात कहती हैं कि वे शकुंतला और दुष्यंत के विवाह को लेकर चिंतित थी और शकुंतला के मंगल के लिए पूजा करना चाहती थी। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुसुईया शकुंतला प्रति, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन नंबर 37 अंतस्थ वर्णाना बोधकः प्रत्याहारम अस्ति। तो यहाँ आपका कह रहा है कि मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि अंतस्थ वर्णों का बोध कराने वाला प्रत्याहार कौन सा है। तो ये होता है आपका यण। संस्कृत व्याकरण में आपने पढ़ा होगा य, र, ल और व। य, र, ल, व को हम क्या कहते हैं, अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और माहेश्वर सूत्र में हय, वरट और ल इन वर्णों को यण प्रत्याहार के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि आपने माहेश्वर सूत्र में पढ़ा होगा यणो नतः स्था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा यण।
अगला 38वां प्रश्न है कि यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दिनं वचः नीति सत्के अस्य कथनस्य माध्यमेन कस्मै शिक्षां ददाति। अर्थात जिसको देखते हो उसके सामने दीनता भरे वचन मत बोलो। नीति शतक में इस कथन के माध्यम से किसे शिक्षा दी जा रही है? तो यहाँ चातकाय करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चातक पक्षी को। ये जो है आपका भर्तृहरि ने जो ये जो लिखा था नीति शतकम, ये किसने लिखा था? भर्तृहरि ने लिखा था नीति शतकम। इसमें जो है कवि ने चातक पक्षी को संबोधित करते हुए कहा है कि आकाश में बहुत से बादल होते हैं लेकिन सभी बरसते नहीं हैं, इसलिए हर किसी के सामने हाथ फैलाना या मांगना उचित नहीं है। तो यह संदेश जो है स्वाभिमानी याचकों के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए चातकाय करेक्ट हो जाएगा। अगला 39वां प्रश्न है कि वारी शब्दस्य चतुर्थी एक वचने रूपम भवति। अर्थात वारी मतलब क्या होता है? वारी मतलब होता है जल। तो जल का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या रूप होता है? तो वारिणे, ऑप्शन नंबर आपका सी। वारी एक इकारांत नपुंसक लिंग शब्द है और इसके जो रूप चलते हैं उसमें आपका वारी, वारिणी, वारिणी। तो यहाँ पे चतुर जो होगा आपका वारिणे होगा। वारिभ्याम, वारिभ्यः आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपका पठति पठता पठन्ति आपने याद किया होगा, शुरुआत में वही है। तो चतुर्थ विभक्ति क्या हो जाएगा? वारिणे। 40वां प्रश्न है शिशुपाल वध महाकाव्यस्य अंगिरसः अस्ति। शिशुपाल वधम महाकाव्य का मुख्य रस जो है वह कौन सा है? तो ये क्या है? वीर रसः। अर्थात ये जो कवि लिखे थे महाकवि माघ ने लिखा था। महाकवि माघ के द्वारा जो है शिशुपाल वधम की रचना की गई थी, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध का वर्णन किया गया है। और इसमें युद्ध और पराक्रम की प्रधानता होने के कारण इसका जो प्रधान रस है वो क्या है? वीर रस है। 41वां प्रश्न है कि गीतानुसारेण स्थितधि कः उच्यते। अर्थात गीता के अनुसार स्थितधि यानी कि स्थिर बुद्धि वाला किसे कहा जाता है? तो मुनि को कहा जाता है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के 2.5 श्लोक में अगर पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 2.5, तो इसमें जो है कहा गया है कि दुखेष्णुगि दिग्मंता सुखेशु विगतसृपः स्थिति धीर्मुनिते यचते। अर्थात जो दुखों में बेचैन नहीं होता और सुखों में जिसकी इच्छा खत्म हो गई है, ऐसा मुनि मतलब क्या? मननशील पुरुष ही जो है आपका स्थिति प्रज्ञ है, यानी कि स्थिति कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 42वां प्रश्न है कि करुणस्य मूर्तिरथवा शारिणी विरह व्यथेव वनमेति जानकी इतिदम कस्यम कथनम। अर्थात मानो करुण रस की साक्षात मूर्ति हो अथवा शरीर धारण किए हुए विरह व्यथा ही हो, ऐसी जानकी यानी कि सीता वन में आ रही है, यह किसका कथन है? यह जो कथन है आपका तमसाया, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमसा का यह कथन है। यह पंक्ति जो है भवभूति का जो नाटक था, भवभूति का जो नाटक था उत्तर रामचरितम भवभूति ने जो लिखा था, उसके तीसरे अंक में, उसके तृतीय अंक में यह कथन लिखा गया था इसमें। और यहाँ जो है यहाँ नदी देवी तमसा यानी कि सीता जी की अत्यंत दुखी अवस्था को देख करके यह मार्मिक वर्णन करती है। तो तमसाया आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला 43 कह रहा है कि जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वराः नास्ति यशाम यशकाये जरामरणज भयम अस्य श्लोकस्य रचयिता कः। अर्थात वे रस विद्वान, वे रस सिद्ध महान कवि धन्य हैं
जिनके यश रूपी शरीर को बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं होता। इस श्लोक का रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं भर्तृहरि। यह जो श्लोक है यह भर्तृहरि द्वारा नीति शतक में लिखे थे। नीति शतकम में का ये जो है मंगलचारण एक प्रारंभिक श्लोक है। इसमें कवियों और साहित्य की अमरता का वर्णन किया गया है भर्तृहरि के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 44, 44वां प्रश्न है। 44वां प्रश्न पूछ रहा है कि कारकः इत्यस्मिन् पदे प्रत्युत्पत्ति, अर्थात कारकः पद में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हालांकि यहाँ विकल्प जो है वो थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका जो है सॉरी ए नहीं बी होगा, नुबुल। क्योंकि व्याकरण अगर सम्मत देखेंगे तो उत्तर जो है वूल होगा, जिससे कई बार परीक्षाओं में विकल्प जो है आपका बी ही माना गया है। तो ऑप्शन में आपका बी ही करेक्ट हो, क्योंकि क्री धातु में क्री जो धातु है इसमें आपका यही लगता है, वूल के स्थान पर अक आदेश हो जाता है। तो यहाँ जो है आपका अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो इसका संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा आपका क्री धन वूल का कार धन अक बराबर कारकः। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका मूल वर्ण जो है आपका वूल होगा। अगला क्वेश्चन है 45 की वनेचरः युधिष्ठिरं मिलितुं कुत्र गच्छति, यानी कि वनेचर युधिष्ठिर से मिलने के लिए कहाँ जाता है? तो यह जाता है आपका द्वैतवने। और ये किससे लिया गया है? ये आपका किरातार्जुनीयम संस्कृत में किरातार्जुनीयम जिन्होंने नहीं पढ़ा है भैया पढ़ लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है किरातार्जुनीयम से ही आपके दिए जाते हैं। तो किरातार्जुनीयम के अनुसार जो है वनेचर हस्तिनापुर से लौटकर पांडवों के पास द्वैतवन में आता है, जहां वे वनवास के दौरान रह रहे थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 46 कह रहा है कि पद वाक्य प्रमाणज्ञ कह कथ्यते, अर्थात पद वाक्य प्रमाणज्ञ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका भवभूति को। पद मतलब क्या होता है? पद मतलब व्याकरण, पद मतलब व्याकरण, वाक्य मतलब मीमांसा दर्शन, प्रमाण मतलब न्याय दर्शन, और भवभूति जो है इन तीनों शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे। तो भवभूति आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 47वां है कि सहसा विदधित न क्रियाम इति उक्त्यः कस्मात् महाकाव्यातः उद्धृता अस्ति, अर्थात अचानक बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यह उक्ति किस काव्य से ली गई है? तो ये लिया गया है आपका किरातार्जुनीयम से। और इसमें महाकवि भारवी ने विवेकपूर्ण कार्य करने की सलाह दी है, इसलिए भारवी को अर्थ गौरव भी कहते हैं, अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर का डी करेक्ट हो जाएगा। 48 कह रहा है कि चर प्रत्याहारे कति वर्णाः सन्ति, अर्थात चर प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? तो टोटल 8 वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आपका चर प्रत्याहार जो है आपका सूत्र के च से शुरू होकर के, तो यहाँ पे अगर इसमें आने वाले जो वर्ण होते हैं वो कौन कौन होते हैं? इसमें आने वाला आपका वर्ण होता है च, ट, त, क। ये क्या लिखा तो है, ये लड़का लिखा है जिसका भी पेपर है ये, तो यहाँ पे ये होता है। तो कुल 8 वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट अगला है 49। कठोपनिषद सांपराये पदस्थ कोन अर्थ वर्तते, अर्थात कठोपनिषद में सांपराये पद का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है परलोक कवि से, परलोक विषय। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता से कहते हैं कि न संपराय प्रतिभांति बालम, यहाँ संपराय का अर्थ परलोक यानी कि मृत्यु के बाद की गति है। अज्ञानी लोग केवल इस लोक को सच मानते हैं और परलोक के साधन नहीं करते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 50वां प्रश्न है, एषु युग्मेषु शुद्धम युग्मम चिंतु, अर्थात इन जोड़ों में से सही जोड़ा कौन सा है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैषधि चरित्रम श्रीहर्षः, अर्थात नैषधि चरित्रम जो है, केवल पहला विकल्प आपका सही होगा। नैषधि चरित्र जो है वो महाकवि श्रीहर्ष के द्वारा रचित काव्य है, महाकाव्य है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शिशुपाल वध कौन लिखा है? माघ ने लिखा है। किराता जो नियम किसने लिखा है? भारवी ने लिखा है। और जानकी हरम कुमार ने लिखा है। ये सब क्या है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 51 नंबर पे प्रश्न है कि उदार कृतयुदम दयावतम प्रशांत बादम दिष्टो भरिच्छा स्वयं प्रदुग्धते स गुणैरुपस्मृता वसुपनानस्य वसूनि मेदिनी अस्मिन् श्लोके एक एव समास त्रिषु स्थलेषु कः प्रत्युक्तिस्ति। तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कह रहा है कि इस श्लोक में उदार कीर्ति दयावान आदि शब्दों में से एक ही समास 3 जगहों पर प्रयोग हुआ है। वह समास कौन सा है? तो वो है आपका बहुब्रीहि समास। ये श्लोक किससे लिया गया है? ये भी श्लोक आपका जो लिया गया है ये किराता जुर्नियम से लिया गया है। यहाँ जो प्रयुक्त शब्द है जैसे कि उदार कीर्ति, यानी कि उदारा कीर्ति यस्य स, यानी कि जिसकी कीर्ति उदार है। प्रशांत बाधम यानी कि प्रशांता बाधा, जिसकी बाधाएं शांत हो गई हैं। तो इसमें अन्य पद की प्रधानता होने से क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला 52 नंबर पर अगला प्रश्न है कि ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोन सूत्र से उदाहरण किन्नास्ति, अर्थात ढुलोपे पूर्वस्य दिनों का सूत्र का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गव्युत्य, क्योंकि यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है कि यदि ढ या र का लोप हुआ हो तो उससे पहले वाले औण यानी कि अ, ई और उ को क्या करते हैं? दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे 53 कह रहा है कि शुकनासोपदेशानुसार ने लक्ष्मी मोहन शक्तिमा कस्मात गृहीतवती, अर्थात कह रहा है कि शुकना सोपदेश के अनुसार लक्ष्मी ने मोहन शक्ति यानी कि मोहित करने की ताकत किससे ग्रहण की है? तो यह ग्रहण की है कालकुटाता, यानी कि कालकूट विष से। यह जो है आपका ये बाणभट्ट की जो कादंबरी है, बाणभट्ट की कादंबरी, इसमें शुकना सोपदेश में वर्णन है कि लक्ष्मी ने समुद्र मंथन के समय साथ निकले अन्य रत्नों से उनके गुण ले लिए। कालकूट यानी कि विष से, जिससे कि मोहन शक्ति यानी कि मूर्छा या बेहोशी पैदा करना। मदिरा से क्या हुआ? मद यानी कि नशा। और कौस्तुभ मने से मतलब क्या है? अति निष्ठुरता यानी कि कठोरता। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 54 नंबर पर अगला प्रश्न है कि भूपति शब्द से चतुर्थी एक वचने रूप मस्ती, यानी कि भूपति शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप कौन सा होगा? तो ये हो जाता है आपका भूपते। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट, क्योंकि संस्कृत में पति शब्द जब अकेला होता है तो उसके रूप अलग चलते हैं, जैसे कि पत्ते।
लेकिन जब वो किसी शब्द के साथ समास में होता है, जैसे कि भूपति, भूपति या नृपति, तो वह क्या होता है, तो वह हरि की तरह चलता है। कैसे चलता है, तो फिर वो हरि की तरह चलता है। तो हरि का चतुर्थी एक वचन क्या हो जाएगा, हरये हो जाएगा। इसलिए भूपति का क्या हो जाएगा, भूपतय हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 55 कह रहा है कि गीतानुसारेण अव्ययवास्यन बुद्धस्य कृतस्य भवन्ति, अर्थात गीता के अनुसार अव्यवसायी जिनका निश्चय दृढ़ नहीं है, लोगों की बुद्धि कैसी होती है, तो उन लोगों की बुद्धि होती है बहुशाखा अनंताश्च, यानी कि बहुशाखा अनंतत्वा बुद्धियोश्चने साइनाम, अर्थात अस्थिर विचार वाले मनुष्यों की बुद्धि बहुत शाखाओं वाली यानी कि भटकने वाली और अनंत होती है, वे किसी एक निर्णय पर नहीं टिक पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 56 कह रहा है कि गो अग्रम इति पदस्य सिद्ध्यर्थ की सूत्र प्रयुक्त से, अर्थात गो अग्रम यानी कि बिना संधि हुए रूप की सिद्धि के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग होता है, तो वो होता है आपका सर्वत्र विभाषा गोह। अर्थात सामान्य नियम अगर देखेंगे तो इसमें आपका गो प्लस अग्रम में पूर्व रूप संधि होकर के गोग्रम बनना चाहिए, लेकिन सर्वत्र विभाषा गो सूत्र विकल्प से जो है ये प्रकृति भाव यानी कि जैसा है वैसा ही रहने की अनुमति देता है, इसलिए आपका गो अग्रम रूप भी जो है बिल्कुल सिद्ध होगा। आगे 57 कह रहा है कि अधोकिंत सेसु मतुपः इति प्रत्यायंत शब्दोस्ति, यानी कि निम्नलिखित में से किस शब्द में मतु प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये लगा है आपका लोमवान में। मतु प्रत्यय यानी कि पोजीशन के अर्थ में लगता है, इससे शब्द के अंत में मान या वान जोड़ता है, यानी कि मतु जो प्रत्यय लगता है ना, मतु प्रत्यय, इसमें मान या वान लगता है लास्ट में, तो लोमवान यानी कि बालों वाला। कृतवान में क्या हो जाएगा, कृतवान में मतलब हो जाएगा आपका, कृतवान में कौन सा प्रत्यय लगेगा, कृतवान में लगेगा तक्वतु, जैसे कि यजमान, यजमानः, मुदमानः में कौन सा लगेगा, सानच प्रत्यय लगेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए लोमवान करेक्ट हो जाएगा। 57। अब आगे आपका अगला 58 कह रहा है कि रघुवंश महाकाव्य सर्वांगना संख्या वर्तते, यानी कि रघुवंश महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है, तो सर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों, 19 यानी कि 19। कालिदास के द्वारा रचित रघुवंशम में, कालिदास ने लिखा है रघुवंशम, तो इस महाकाव्य में कुल 19 सर्ग हैं, जिनमें कि सूर्यवंशी राजाओं जैसे कि दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक का पूरा वर्णन किया गया है, 19 है। 59वां है कि बंधु प्रत्या समर विमुखो लांगली या सीसेवे इत्यत्र लांगली शब्द कस्य वाचकः, अर्थात बंधु प्रेम के कारण युद्ध से विमुख होकर लाडली यानी कि हलधर ने जिसका रेवा नदी का सेवन किया, यहाँ लांगली शब्द किसका वाचक है, तो यह है आपका हलधरस यानी कि बलराम जी का है। यह मेघदूत की पंक्ति है, किसकी पंक्ति है, यह मेघदूतम से लिया गया है। लांगल का अर्थ होता है हल, और लांगड़ी यानी कि हल धारण करने वाला, यानी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम हैं, और उन्होंने महाभारत युद्ध में भाग न लेकर के वन में रेवा नदी के किनारे अपना समय बिताया था। अगला है मित्रभेद मित्रलाभ संधि विग्रह लब्ध प्रणाश, यानी कि अपरिचित कारकम इति पश्च विभाग कस्मीन कथा ग्रंथे वर्णिता सन्ति, अर्थात मित्रभेद मित्रलाभ और काकुल कियम लब्ध प्रणाश अपरिचित कारकम, यानी कि ये 5 विभाग किस कथा ग्रंथ में वर्णित हैं, तो ये हैं आपके पंचतंत्र। पंचतंत्र यानी कि रचयिता विष्णु शर्मा ने, कौन है पंचतंत्र जो है किसका लिखा है, विष्णु शर्मा का लिखा गया है। तो विष्णु शर्मा ने, नाम से ये स्पष्ट है कि इसमें पंच यानी कि 5 तंत्र या भाग हैं, तो ये पांचों नाम पंचतंत्र के अध्यायों के एक ही है, यानी कि हितोपदेश में केवल 4 भाग थे। तो यहाँ पे आपका पंचतंत्र ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 61 कह रहा है कि दधि इति शब्द से प्रथमा विभक्ते बहुवचन से रूपमस्ति, अर्थात इसमें कह रहा था
राइट आंसर क्या हो जाएगा? दधीनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दधीनी। दधीनी। दधी का क्या है? दधी एक इकारांत नपुंसक लिंग शब्द है, जैसे कि एक वचन, एक वचन दधी होगा। द्विवचन, द्विवचन में क्या हो जाएगा? दधीनी। बहुवचन क्या हो जाएगा? दधीनी। तो सही रूप क्या हो जाएगा? दधीनी। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 62 62 नंबर पे अगला प्रश्न है। एक मिनट। हाँ, 62 नंबर पे अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखितेषु युग्मेषु समक्य युग्म चिन्हतु। अर्थात कह रहा था कि इनमें से सही मिलान को करना है आपको। तो विद्याधारी किसका है? विद्याधारी है विद्याधर की पत्नी। प्रतिहारी यानी कि अंतपुरस्य द्वारपालिका, यानी कि अंतपुर की द्वारपालिका। और वशिष्ठ, वशिष्ठ है रघुकुल के गुरु। और लवणम, लवणम क्या है? एक राक्षस है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लवणासुर कौन था? कालिदास के रघुवंश, कालिदास ने जो रघुवंश लिखा है और कुछ अन्य ग्रंथों के अनुसार वशिष्ठ रघुकुल के कुलगुरु थे। और लवण यानी कि लवणासुर एक राक्षस था जिसका वध जो है शत्रुघ्न ने किया था, और प्रतिहारी द्वारा रक्षक होती थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 63 कह रहा है कि तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आश इतिस्मने मंत्रास्य ह इति कुंती, यानी कि उसका नचिकेता नाम का पुत्र था। इस मंत्रांश में ह क्या है? ह जो है ये क्या है? तो यह क्या? ये निपात है। क्या है? निपातः। संस्कृत व्याकरण में ह एक निपात होता है। इसका प्रयोग जो है अक्सर भूतकाल की घटनाओं पर जोर देने के लिए किया जाता है। जैसे कि इतिहास, इतिहास को अगर आप तोड़ेंगे तो इति ह आस, यह धातु या प्रत्यय नहीं है, तो यहाँ पे आपका निपात हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे 64 कह रहा था कि अधोलिखितेषु आत्पत्र इत्युपाधि प्रप्तकः कः, अर्थात निम्नलिखित में से आत्पत्र की उपाधि किसे दी गई थी? आत्पत्र की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये भारवी को दिया गया था। महाकवि भारवी को जो है आत्पत्र भारवी कहा जाता है। और यह उपाधि उन्हें जो है किसके लिए मिला था? तो ये उन्हें मिला था किराता जुर्नियम के लिए। किराता जुर्नियम में आपके जो 5 से लेकर के 39 नंबर के श्लोक थे, इसके कारण मिला था, जिसमें उन्होंने कमल के पत्ते का वर्णन एक सुनहरे छाते के रूप में बहुत ही सुंदर ढंग से किया था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, भारवी। अगला 65 कह रहा है कि का सुक्ति किराता जुनियम महाकाव्य समुद्रिता नास्ति, अर्थात कौन सी सुक्ति किराता जुनियम महाकाव्य से नहीं ली गई है? तो जो नहीं लिया गया है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जितो किर्ण विषांक, अर्थात इसमें महाकवि कालिदास के द्वारा रचित कुमार संभवम से है। इसका जो अर्थ है ये कालिदास के कालिदास का कुमार संभवम से ये पंक्ति लिया गया है। इसका अर्थ होता है कि गुणों के समूह में एक दोष वैसे ही छिप जाता है जैसे चंद्रमा की किरणों में उसका कलंक। तो ये जो है कालिदास का कुमार संभवम से लिया गया है, बाकी सब जो है ये किराता जुर्नियम से है। आगे 66 कह रहा था कि महाभारतम विभक्त मस्ती, महाभारत किसमें विभाजित है? तो महाभारत जो है पर्वसु, ऑप्शन नंबर आपका ए। महर्षि व्यास रचित महाकाव्य 18 पर्वों में विभाजित है, जैसे कि आदि पर्व, सभा पर्व, भीष्म पर्व, रामायण कांडों में और पुराण स्कंधों में भी होते हैं। तो ये पर्वसु में है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
67 कह रहा है कि शुद्ध युपास्य से इति पदे कह संधि अस्ति, अर्थात शुद्ध पुष्य में पद में, इसमें मतलब इसमें कौन सा समास है, कौन सा सॉरी इसमें कौन सी संधि है, तो यहाँ संधि हो जाएगा आपका यौन संधि, क्योंकि अब इसमें जो है, इसमें जो है आपका सुधि में देखिए क्या है, इसमें आपका यहाँ ई जो वर्ण है, ई, सुधि के बाद जो है भिन्न स्वर आपका ऊ आएगा सुधि के बाद, तो इसको आपने सूत्र पढ़ा है, इसमें इको यणची, इको यणची से ई का प्रत्यय, ई का य हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यौन संधि हो जाएगा। आगे 68 कह रहा है कि भगवत गीता द्वितीय अध्याय कति श्लोका सन्ति, अर्थात भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कितने श्लोक हैं, तो 72 श्लोक हैं। कितने हैं, 72, द्विसप्ततिः। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में टोटल 72 श्लोक हैं, और यह गीता का एक प्रमुख और बड़ा अध्याय माना जाता है, 72 श्लोक। अगला 69 कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतले कह नायकः अस्ति, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम में नायक कौन है, नायक कौन है, दुष्यंत है, दुष्यंतः। कालिदास का नाटक है ये अभिज्ञान शाकुंतलम, और इसका नायक जो है वो हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत है, जो कि धीरोदात्त कोटि का नायक है दुष्यंत। अगला 70 नंबर पर अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पितृ शब्द से पंचमी विभक्ति एक वचने रूपमस्ति, यानी कि पिता शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप में क्या होगा, तो पितु होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऋकारांत पुल्लिंग पितृ शब्द का पंचमी और षष्ठी एक वचन रूप में जो है आपका पितु होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 71 कह रहा है कि न परिचयम रक्षति नाभि जन्मेच्छते इत्यम पंक्ति कस्मात् ग्रंथा उददृष्टा, अर्थात न परिचय की रक्षा करती है, न कुल खानदान को देखती है, यह पंक्ति किस ग्रंथ से लिया गया है, तो यह लिया गया है कादम्बरी सुकनासोपदेशाता, अर्थात यह पंक्ति बाणभट्ट की कादम्बरी के सुकनासोपदेश से लिया गया है। इसमें मंत्री सुकनास राजकुमार चंद्रपीड़ को लक्ष्मी यानी कि धन संपत्ति के दोष बता रहे हैं कि लक्ष्मी बहुत चंचल और निष्ठुर होती हैं, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 72 कह रहा था कि अधोलिखितेषु सानच इति प्रत्यायंत शब्दोक्ति, अर्थात निम्नलिखित में से किस शब्द में सानच प्रत्यय है, तो सानच प्रत्यय किस में है, तो ये है आपका पचमाना, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सानच मतलब क्या है, सानच प्रत्यय का प्रयोग जो है आत्मनपेदी यानी धातुओं में वर्तमान काल के लिए होता है, तो इसमें आन या मान शेष बचता है, तो मान जो है इसमें शेष बच रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन में बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 73 कह रहा है कि समूहस्य कारणम किमस्ति, अर्थात सम्मोह यानी कि मूढ़ता का कारण क्या है, तो इसका कारण है क्रोध, ऑप्शन आपका सी, क्योंकि भगवत गीता के अनुसार क्रोधाद भवति सम्मोह, अर्थात क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, यानी कि विवेक का नाश होता है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 74 कह रहा है कि सकरुण रुदिताम बालिका शांतवतो कस्मय आदेशम दत्तवानासीत, अर्थात शिवराज विजयम में करुण क्रंदन करती हुई बालिका को सांत्वना देने के लिए गुरु ने किसे आदेश दिया था, तो ये दिया था आपका श्याम वटवे। अंबिका दत्त ये जो है किसके द्वारा लिखा गया था, लिखा गया था आपका अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखा गया था शिवराज विजयम, और इसमें जो है गुरु ने श्याम वटु यानी कि श्याम वर्ण के ब्रह्मचारी को
रोती हुई कन्या को चुप कराने यानी संभालने का आदेश दिया था, जबकि गौरवटू जो है वो फूल लेने गया था बेचारा। तो यहाँ पे आपका श्यामवटे ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे 75 कह रहा है कि अति निद्रम इति पदे समास्ति, अर्थात अति निद्रम पद में कौन सा समास है? तो समास इसमें है आपका अव्ययी भाव समास, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका विग्रह जब करेंगे तो निद्रा संप्रति न युज्यते, यहाँ अति का अव्यय प्रयोग असंप्रति यानी कि अब उचित नहीं अर्थ में हुआ है, तो उपसर्ग अव्यय पूर्व पद में होने से यहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे 76 कह रहा है महाभारतस्य खिल पर्व कथ्यते, महाभारत का खील यानी कि परिशिष्ट पर्व किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका हरिवंश पुराणम। हरिवंश पुराण को महाभारत का खील भाग माना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की वंशावली और लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है, जो महाभारत की मुख्य कथा में शामिल नहीं है। आगे 77 कह रहा है कि कठोपनिषदि निरिंद्रियाः इति पदस्य कोन्त अवर्तते, अर्थात कठोपनिषद में नचिकेता के पिता के द्वारा दान दी गई गायों के बारे में निरिंद्रिया पद का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है प्रजननार्था समर्था। मतलब कठोपनिषद में नचिकेता देखता है कि उसके पिता ऐसी गायें दान कर रहे हैं जो आपका जो पितोदका यानी कि जगन्नता दुग्धरोधा निर्दय, मतलब यहाँ निरिंद्रियां का अर्थ है जिनकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, अर्थात जो अब प्रजनन करने यानी कि बच्चा देने में समर्थ नहीं है। तो यहाँ पे प्रजना समर्था ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 78 कह रहा है कि नीति सत के मौन केशा विभूषणम कथितम, अर्थात नीति शतक में मौन यानी कि चुप रहना किनका आभूषण कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका अपंडितानाम, यानी कि इसमें भर्तहरि कहते हैं कि विद्वानों की सभा में मूर्खों यानी कि अपंडितों का चुप रहना ही उनका सबसे बड़ा आभूषण है, क्योंकि बोलने पर उनकी पोल खुल सकती है। इसलिए आपका ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 79 कह रहा है कि उत्तर रामचरित नाटके गर्भ रूपे तृतीया कनेस्य विधानमस्ति अधोलिखितेषु शुद्ध विकल्पम चिनुतः, अर्थात इसमें आपका चंद्रमा के नामों के बारे में कहा गया है। इसमें शुद्ध विकल्प का क्या हो जाएगा आपका? इसमें आपका अमृतांग, मृदांग, हेमांग और छायांग। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4 सत्यमस्ती। संस्कृत साहित्य में चंद्रमा के लिए क्या कहा गया है? चंद्रमा के लिए मृगांग कहा गया है, जिसकी गोद में हिरण का चिन्ह है। और छायांक का मतलब क्या है? छायांक मतलब जिसमें छाया का चिन्ह है, शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ हेमांक या अमृतांक प्रचलित नाम नहीं है। यहाँ पे 4 सत्यमस्ती आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 80 नंबर पे अगला प्रश्न है कि हरिद्रा द्रव छालितम इति पदे कह समासः वर्तते, अर्थात हरिद्र द्रवछालितम यानी कि हल्दी के जल से धुला हुआ पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जब विग्रह करेंगे तो इसमें आपका तत्पुरुष का संबंध होने से यह क्या हो जाएगा आपका? इसका जब विग्रह करेंगे इनकी हरिद्रा द्रव यानी कि क्या है? षष्ठी तत्पुरुष है, और 3 लाक्षितम यानी कि तृतीया पुरुष, और अंतिम पद के साथ तृतीय तत्पुरुष का संबंध होने से क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे 81 कह रहा है कि गार्ग्य इति पदे कह प्रत्यय अस्ति, अर्थात गार्ग्य पद में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यज्ञ प्रत्यय, क्योंकि गर्गधन यज्ञ यानी कि गर्गादिभ्यो यज्ञ सूत्र से यह गोत्र यानी कि संतान अर्थ में लगता है, और इससे आदि स्वर की वृद्धि होकर के ये क्या बनता है? गार्ग्य बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 82 कह रहा है कि चिकीर्षु पदे धातु वर्तते, अर्थात चिकीर्षु यानी कि करने की इच्छा रखने वाला पद में मूल धातु क्या है? तो इसमें मूल धातु है आपका क्री, क्योंकि क्री मतलब होता है करना। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर आपका 83 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखितेषु युग्मेषु सम्यक युगम चिनुतः, अर्थात इसमें आपका सही अनुवाद बताना है, सही मिलान बताना है। तो आपका कण्वस्य शिष्य कौन था? तो ये थे आपके सांग्रव, यानी कि कण्व का शिष्य कौन था? तो सांग्रव था। इंद्र से सारथी था आपका मातली। दुष्यंत का सारथी कौन था? दुष्यंत का सारथी था सूत। और दुष्यंत का पुरोहित कौन था? दुष्यंत का पुरोहित था सुम्रात। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका बिल्कुल सही मिलान है। अगला 84 कह रहा है कि कुतस्या स्युः कुपरीक्षिका ही मणये यर्घ्यता पतिता इति सुभाषितम कस्मिन् ग्रंथे वर्णितम। तो यहाँ जो है आपका कह रहा है कि वे जौहरी यानी कि वे परीक्षक निंदनीय हैं जिन्होंने मणियों का मूल्य गिरा दिया, नौ की मणियां। यह सुभाषित ग्रंथ किस ग्रंथ में है? तो यह आपका है नीति शतक के ऑप्शन नंबर बी। यह जो है भर्तृहरि के द्वारा नीति शतकम जो लिखा गया था उसी का एक श्लोक है, और इसमें विद्वानों के आदर न करने पर राजाओं की निंदा की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 85 है कि किम इत्यस्य पंचमी विभक्ते स्त्रीलिंगे बहुवचनम अस्ति, अर्थात किम शब्द के पंचमी विभक्ति स्त्रीलिंग बहुवचन का रूप क्या होगा? तो ये होगा आपका काव्य। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। यहाँ पे स्त्रीलिंग में किम का रूप चलता है का, के, का, और पंचमी में चलता है कस्या, काभ्याम, काभ्य। तो पुल्लिंग में आपका केभ्य। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे काभ्यम करेक्ट हो जाएगा, काभ्य। 86 कह रहा है कि रामः ग्रंथ पठति वाक्यम कर्मवाच्य भविष्यति, अर्थात राम ग्रंथ पढ़ता है, वाक्य का कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रामेण ग्रंथ पठ्यते, अर्थात यहाँ पे राम जो है वो ग्रंथ को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला 87 रेफस्य रेफे परे किम भवति, अर्थात र यानी कि रेफ के बाद रेफ आने पर क्या होता है? तो ये होता है आपका, इसको लूप बोलते हैं, लोप। पाणिनि का सूत्र आपने पढ़ा होगा रो और री। इसके अनुसार यदि र के बाद र आए तो पूर्व पहले का र का जो है वो लोप हो जाता है, यानी कि विलोपन हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो और ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण से पूर्व स्वर जो है वो आपका दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ आपका लोप यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लोप। अगला 88 कह रहा है कि अधोलिखितेषु युग्मेषु समकम युग्म चिनुतः, यानी कि इसमें से आपको सही मिलान करना है, सही मिलान करना है। तो प्रियंवदा जो है ये किसकी है? शकुंतला की। प्रियंवदा यानी कि आपकी शकुंतला की सखी है। गौतमी कौन है? गौतमी जो है वो कण्वाश्रम की अध्यक्षा है। गौतमी कहाँ है? कण्वाश्रम की अध्यक्षा है। चतुरिका कौन है? चतुरिका जो है ये राजा की सेविका है। और वेत्रत्रयी क्या है? ये द्वारपालिका है, यानी कि प्रतिहारी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 89 कह रहा है कि कुटुना कुष्ट इत्यस्य सूत्र उदाहरणमस्ति, अर्थात टुना टुसस सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो ये है आपका चक्री ढौक से। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चक्री ढौक से यहाँ जो है 9 तो वर्ग के बाद ढ और ट वर्ग आया है। तो यहाँ पे आपका 9 को बदल करके यहाँ पे ड़ हो जाएगा। तो चक्री ढौक से ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 90 कह रहा है कि नखभिन्नम इत्यस्मिनी पदे समास विग्रह भवति, अर्थात नखभिन्न यानी नाखूनों से फाड़ा हुआ, इस पद का समास विग्रह क्या होगा? इसका समास विग्रह होता है आपका नखय भिन्नम, यानी कि यहाँ पे करण तत्पुरुष यानी कि तृतीया तत्पुरुष समास है। विग्रह नखय नाखूनों के द्वारा, भिन्न यानी कि अलग किया हुआ, फाड़ा हुआ,
यहाँ पे नखय भिन्न ऑप्शन आपका। ये किसके लिए कहा गया है? नाखूनों से जो फाड़ते हैं, यानी कि वो जो हिरण्यकश्यपु का जो वध किया था भगवान विष्णु ने अवतार लेकर के, उसके बारे में। अगला है 91 की कीदृशम जन्म ब्रह्मापि न रज्यति। कह रहा है कि किस प्रकार के व्यक्ति को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, यानी कि समझा नहीं सकते हैं। तो ये है आपका ज्ञान लव दुर्विदग्धम, यानी कि मूर्ख को आसानी से समझा जा सकता है, विद्वान को और भी आसानी से, लेकिन जो अल्प ज्ञान से यानी कि बुरी तरह जल चुका है, घमंडी है, उसे स्वयं ब्रह्मा भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 92 कह रहा है कि मेघदूते विंध्यापादे प्रसूता का नदी वर्णिता, यानी कि मेघदूत में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई फैली कौन सी नदी को वर्णित किया गया है? तो ये रेवा नदी को किया गया है। कालिदास ने मेघदूत में नर्मदा नदी, यानी कि जिसे रेवा भी कहते हैं, इसका वर्णन किया है। और ये विंध्याचल की पथरीली तलहटी में बिखरी हुई है रेवा नदी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 93 कर्तृवाच्य कस्य प्रधानास्य भवति, अर्थात कर्तृवाच्य यानी कि एक्टिव वॉइस में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्तु की होती है, यानी कि कर्ता की। तो वाच्य के अनुसार आपने जो है कर्तृवाच्य में कर्ता की ही प्रधानता होती है, कर्ता में प्रथम विभक्ति की। कर्मवाच्य में कर्म की होती है और भाववाच्य में भाव की होती है। तो यहाँ पे आपका कर्तु करेक्ट हो जाएगा। 94 कह रहा है कि अधोलिखितेषु युग्मसी समकमेन, वही इसमें से सही मिलान करना है आपको। तो सही मिलान हो जाएगा आपका शांता का क्या है? शांता जो है राम की बहन है, यानी कि आपका रामस्य दुर्मुख राम का गुप्तचर है। कुश कौन है? लव का बड़ा भाई और सौधाग्नि वाल्मीकि का शिष्य। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 95 यात्यकतो शस्त्र शिखरम पतिरोधिष्णाम अत्र पतिरोधिष्णाम इति पदस्य कौन सा अर्थ है? यानी कि इसमें आपका कह रहा है कि एक और औषधि का स्वामी अस्ताचल को जा रहा है, यहाँ औषधिनाम पति का क्या अर्थ होगा? तो इसका होता है आपका चंद्र, यानी कि यह जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का पहला श्लोक है। यहाँ चंद्रमा को औषधियों का स्वामी यानी कि सोम कहा गया है, और सूर्य अरुणोदय के लिए उदित हो रहा है और चंद्रमा जो है वो अस्त हो रहा है। तो यहाँ पे चंद्र, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 96 कह रहा है कि इमे इति कस्य शब्द से रूपम अस्ति, यानी कि इमे किस शब्द का रूप है? तो ये इदम का रूप है। इदम क्या है? यह सर्वनाम के रूप में आता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 97 कह रहा है कि कस्याम उपनिषद आशा प्रतीक्षे इति मंत्रदो शब्द उल्लिखित, यानी कि आशा प्रतीक्षे यह शब्द किस उपनिषद के मंत्र में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपका कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यमराज के घर बिना भोजन किए 3 रात बिताने पर नचिकेता के संदर्भ में ये बातें कही गई थी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 98 कह रहा था निम्नलिखितेषु युग्मेषु कः युग्म शुद्धो नास्ति, यानी कि इनमें से कौन सा जो युग्म है वो सही नहीं मिलाया गया है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, भृत्य कार्य करोति भृत्येन कार्य कुरुते, क्योंकि यहाँ सही कर्मवाच्य होना चाहिए भृत्येन कार्य क्रियते। तो यहाँ पे जो आपका कुरुते दिया है ये पे क्रियते होना चाहिए। यही आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत मिलान हुआ है। आगे 99 कह रहा है कि उत्तर रामचरिते का नायिका अस्ति, यानी कि उत्तर रामचरित में नायिका कौन है? तो ये है आपका उत्तर रामचरित में सीता जो है, सीता जी नायिका है। अगला 100 कह रहा है कि कठोपनिषद अनुसार धन धान्य तपन्नी नास्ति, यानी कि कठोपनिषद के अनुसार धन धान्य से किसे तृप्त नहीं किया जा सकता है? तो मनुष्य को कभी कितना भी धन मिल जाएगा तो वो तृप्त
नहीं हो पाए। नचिकेता जो है यमराज से कहता है कि मनुष्य को धन से कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक सही करें कि बाणः कविनामी चक्रवर्ती इत्युक्तम, यानी कि बाण भट्ट की कवियों के चक्रवर्ती सम्राट हैं, यह किसने कहा है? बाण भट्ट कवियों के चक्रवर्ती सम्राट है, यह बातें किसने कहा है? तो ये कहें आपके सोडेलेन, यानी कि महाकवि सोढल ने। महाकवि कौन? सोढल। महाकवि सोढल ने अपनी रचना उदय सुंदरी में बाणभट्ट की प्रशंसा करते हुए उन्हें कवि नामीय चक्रवर्ती कहा था। ऑप्शन का ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 102 कराए कि शुकनासोपदेशम अनर्थ परंपराया सम्मिलित नास्ति। शुकनासोपदेशम में वर्णित अनर्थ परंपरा यानी विनाश की श्रृंखला में क्या शामिल नहीं है? तो मानुषशक्ति तुम, यानी कि शुकनास कहते हैं कि ये 4 चीजें अनर्थ का कारण है, जैसे कि पहला जन्म से अमीर होना, दूसरा नई जवानी, तीसरा अत्यधिक सुंदरता, और चौथा अलौकिक यानी कि दैवी शक्ति होना। यहाँ पे मनुष्य की शक्ति जो लिखा है इसमें ये आपका अमानुषक्तियों यानी कि ऑप्शन होगा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 103 कह रहा है कि सर्व शब्द से पुलिंग चतुर्थी एक वचन रूप भवती, यानी कि सर्व शब्द का पुलिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? तो ये होगा आपका सर्वस्व में, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्योंकि सर्वनाम शब्दों से जैसे कि तद यद सर्व में चतुर्थी वचन में हमेशा क्या लगता है? समय लगता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 104 कह रहा है कि अज्ञमापी डैश मन्यते शुकनासोपदेश से वाक्य सुनी रिक्त भागा पूर्वते, यानी कि आज्ञा को भी डैश डैश क्या मानते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वरदान, वर प्रदानम, यानी कि शुकनासोपदेश में कहा गया है कि राजा लोग अपनी आज्ञा आदेश को भी वर प्रदान यानी कि वरदान देना समझते हैं, अर्थात वो सोचते हैं कि किसी को आदेश देकर उन्होंने उस पर कृपा कर दी है। ऑप्शन होगा ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 105 कह रहा है कि अधोलिखितेषु युग्मेषु समुचितम युग्म चिनुतो, यानी कि इसमें आपको सही मिलान करना है। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? चौर्भ्यम में पंचमा सूक्तवादी यानी कि गलत यह है क्योंकि इसमें पंचमी भयन होता है। बी यहाँ पे अतिमाला गोस्त रूप सर्जनस्य करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका अतिमाला मालम अतिक्रांत है। यहाँ जो है गो स्त्री रूप सर्जन सूत्र से उपसर्जन संज्ञा होने पर स्त्रीलिंग माला के अंतिम दीर्घ आ को जो है ह्रस्व स्वर अ हो जाता है, तो यहाँ पे माला का माल हो जाएगा। तो यह जो है युग्म है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 106 कह रहा था कि शिवराज विजयस्य प्रथमनि श्वासे पूर्वमेव केन कुसुमानी अविचतानी, अर्थात शिवराज विजय के प्रथम निश्वास में पहले ही किसने फूल चुन लिए थे? तो ये लिखा था आपका गौरवटुना, ऑप्शन आपका डी, क्योंकि जब श्याम वटु सोकर उठता है तो उसे पता चलता है कि उसका साथी गौरवटु यानी कि गोरा ब्रह्मचारी पहले ही जाकर पूजा के लिए फूल चुन ले गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। 107 कह रहा है कि नीलोत्पलम अस्मिन समासोस्ति, यानी कि नीलोत्पलम यानी कि नीला कमल में कौन सा समास है? तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन नंबर आपका ई करेक्ट हो जाएगा। 108 कह रहा है कि शाकुंतले दुष्यंत मित्रम अस्ति, यानी कि शाकुंतलम में दुष्यंत का मित्र कौन है? तो वो है आपका माधवय। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक जो है वो राजा का मित्र और हास्य पात्र का नाम यानी कि माधवय यानी कि माधव्य है, और मैत्रेय मृच्छकटिकम में और वसंतकम में स्वप्न प्रतिपादन में इसको जो है विदूषक के रूप में कहा गया था। यहाँ पे माधव्य जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 109 कह रहा था कि हरिणा बलि वसुधा याचते इतस्य वाक्यसेन किन शब्देन अशुद्धि परिमार्जनम भवति, अर्थात हरिणा बलि वासुदेव याचते इस वाक्य को शुद्ध करने के लिए याचते के स्थान पर क्या आएगा? तो याचते के स्थान पर आएगा आपका याच्यते, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट, क्योंकि यह जो है कर्मवाच्य का वाक्य है, क्योंकि कर्ता हरि में तृतीया विभक्ति आपका क्या होता है? हरिणा होता है।
तो कर्मवाच्य में क्रिया जो है आपका क्या लगेगा, यक लगेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। आगे 110 का रहता है कि शिवराज विजय सप्तवर्ष कल्याण उपमा दत्ता अस्ति। मतलब शिवराज विजय में लगभग 7 वर्ष की उस कन्या की उपमा किससे दी गई है? ये दिया गया है आपका सर्वसत्या, अर्थात रोती हुई उस सुंदर कन्या को देख करके ब्रह्मचारी को लगा कि मानो साक्षात सरस्वती देवी वीणा के बिना वहां वो आ गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 111 का था कि कमारता ही प्रकृति कृपा से चातनेसु कुत्र अस्ति अयम पद्यांश। मतलब कि काम या प्रेम से पीड़ित लोग चेतन और अचेतन में भेद करने में स्वभाव से दीन यानी कि असमर्थ होते हैं। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? यह पंक्ति मेघदूत से ली गई है। कालिदास का जो मेघदूत उन्होंने लिखा था उससे लिया गया था। इसमें जो बादल यानी कि यक्ष जो है, बादल अचेतन से संदेश ले जाने की विनती करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ए, यहाँ पे मेघदूत करेक्ट हो जाएगा। 112 कह रहा है कि कामनाम त्वचा काम भजा करोमि इत्यंत श्लोकांश अस्ति। अर्थात मैं तुम्हें कामनाओं का भोक्ता बना दूंगा। यह श्लोक कहाँ से है? यह है आपका कठोपनिषद। अर्थात कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को आत्मज्ञान के बदले सांसारिक सुखों का प्रलोभन देते हुए यह बात कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 113 कह रहा है कि युष्मद शब्द से पंचमी विभक्ति त्रिषु वचनेषु रूप होती। अर्थात युष्मद यानी कि तुम शब्द के पश्चिमी विभक्ति के तीनों वचन में रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तो युवाभ्याम युष्मतः। एक वचन होता है आपका त्वत, द्विवचन होता है युवाभ्याम और बहुवचन होता है आपका युष्मत। ऑप्शन होगा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 114 कह रहा था कि एवं मुक्त्वा हृषिकेशम गुंडकेशी परतम अत्र परंत पदंकस्य कृते प्रक्तम। अर्थात ऐसा कहकर गुड़ाकेश नींद को जीतने वाला परतंत, यहाँ परतंत जो है वो शत्रुओं को तपाने वाला, किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अर्जुनस्य। क्योंकि भगवत गीता में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि यहाँ गुंडाकेश और परतंत दोनों जो विशेषण अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो ऑप्शन डी आपका अर्जुनस्य करेक्ट हो जाएगा। आगे 115 कह रहा है कि द्रोणो ब्रीहि इति द्रोण पदे प्रथमा कस्मिन भवति। अर्थात द्रोणो ब्रीहि यानी कि बाल्टी भर ध्यान में द्रोण शब्द में प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में हुई है? तो ये हुआ है आपका परिमाणे। ऑप्शन नंबर आपका बी। इसमें सूत्र में द्रोणों का एक माप है, तो यहाँ पे परिमाण मात्र में विभक्ति आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि निम्नलिखितेषु नीति शतक का अनुसार ने यत शुद्धता सुमेलितम नास्ति। अर्थात नीति शतक के अनुसार कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा कथन गलत मिलान हुआ है? यहाँ जो है आपका हो जाएगा वाग्भूषणम न भूषणम, यानी कि वाणी का आभूषण ही असली आभूषण है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 117 कह रहा है कि अवेही इत्यार्थ अस्ति। अर्थात अवेही का अर्थ क्या है? अवेही का अर्थ होता है जानी ही, क्योंकि अवेही में अव उपसर्ग प्लस ई धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का अर्थ है जानो या समझो, और संस्कृत में इसका पर्याय होता है जानी ही। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 118 कह रहा है कि शुद्ध वाक्यम निर्ध्यातम, यानी कि शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका वृक्षात पत्राणि पतंती। ऑप्शन नंबर आपका बी, क्योंकि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं और अलग होने के अर्थ में अपादान कारक यानी कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। 119 कह रहा है कि निम्नलिखितेषु युग्मेषु किम युग्मम सम्यक सुमिलितः नास्ति। अर्थात कौन सा जो है इसमें सही मिलान हुआ है? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रागम
मलापलेप घोर, यानी कि राग मलावलेप का मतलब होता है घोर, यानी कि राग मलापलेप दिख रहा है, जबकि मूल पाठ जो है आपका राज मलावलेप होता है। यदि यह राग लिखा है तो यह अशुद्ध है, अन्यथा विशेषण जो है वो घोर सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यही आपका सही मिलान नहीं हुआ है। 120 कह रहा है प्रश्न नंबर, केशाण चरित निसर्ग दुर्बोधम भवति, अर्थात किनका चरित्र स्वभाव से ही समझने में कठिन होता है। तो वो है आपका भूपति नाम, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि किरातार्जुनीयम में वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि राजाओं का चरित्र स्वभाव से ही जानना कठिन होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 121 कह रहा है कि वरम विरोधोपि सम महात्म भी, यानी कि इति वचने वर्तते, अर्थात महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी दुष्टों की मित्रता से श्रेष्ठ होता है। यह वचन किसका है? तो यह वचन है आपका वनेचरस्य का। यह जो है किरातार्जुनीयम में वनेचर युधिष्ठिर से दुर्योधन के गुणों का वर्णन करते हुए कहता है कि दुर्योधन ने आपसे यानी कि पांडवों से विरोध करके भी अपने गुणों को बढ़ाया है, जो दुष्टों की संगति से बेहतर है। आगे 122 कह रहा है कि एक शेते तरसमासा हरात्मकम समासः कह, अर्थात एक शेष से भिन्न और समाहार यानी कि समूह वाला समास कौन सा है? तो वो है आपका द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, एक होता है आपका इतरेतर, दूसरा समाहार और तीसरा एक शेष। तो यहाँ पे प्रश्न में समाहारात्मकम पूछा गया है, तो समाहारात्मक पूछा गया है यानी कि जो द्वंद्व का एक ही भेद है। तो पुरुष बहुव्रीहि आदि में जो है समाहार मुख्य भेद नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका द्वंद्व यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 123 कह रहा था कि कठोपनिषद संबदास्ति, अर्थात कठोपनिषद किससे संबद्ध है? तो यहाँ हो जाएगा आपका कृष्ण यजुर्वेदेन, यानी कि कृष्ण यजुर्वेद से। तो यहाँ पे आपका देखिए कठोपनिषद में कृष्ण यजुर्वेद की जो है कठ यानी कि शाखा से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 124 कह रहा था कि गच्छतु इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति, तो यहाँ हो जाएगा आपको मतलब कि गच्छतु पद में कौन सा लकार है? तो यहाँ लोट लकार है। गम धातु के लोट लकार यानी कि आज्ञार्थक प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है आपका गच्छतु, गच्छतु जो लिखा हुआ है। तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, तो यहाँ पे आपका लोट लकार करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 125 कह रहा है कि उत्तर रामचरितस्य तृतीया खंडे नमास्ति, उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का नाम क्या है? तो इसका नाम है छायानाम तृतीय अंक, यानी कि भवभूति के जो नाटक है उत्तर रामचरित, इसका तीसरा अंक जो है वो छाया अंक के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें सीता जो है वो छाया यानी कि अदृश्य के रूप में मंच पर उपस्थित रहती हैं और राम के विलाप को सुनती हैं। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 126 कह रहा है कि विप्र कन्या अपहृतु यवन युवकस्य शिरः कः छिच्छेद, मतलब कि ब्राह्मण कन्या का अपहरण करने वाले यवन युवक का सिर किसने काटा? तो ये कहा था आपका गौर सिंह। ऐतिहासिक जो उपन्यास है आपका शिवराज विजयम, इसमें जब एक दुष्ट यवन कन्या का अपहरण कर रहा था तो वीर शिवाजी के गुप्तचर गौर सिंह ने तलवार से उसका सिर काट दिया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे गौर सिंह करेक्ट हो जाएंगे। 127 कह कि कर्मणा यम विपरीते तह किम भवति, अर्थात कर्ता अपने दान यानी कर्म के द्वारा जिसे संतुष्ट अभिप्रेरित करना चाहता है वह क्या होता है? तो वो होता है आपका संप्रदान। क्योंकि पाणिनि का जो सूत्र है कर्मणा यम भृते स संप्रदानम के अनुसार दान क्रिया के कर्म द्वारा जिसे लक्ष्य बनाया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा यानी कि चतुर्थी विभक्ति होती है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 128 कह रहा है कि विचिंतः इति पदे कह प्रत्यय अस्ति, अर्थात विचिंतः यानी कि सोच कर इस पद में कौन सा प्रत्यय होगा? तो यहाँ पे होगा आपका ल्यप प्रत्यय, क्योंकि जब धातु से पहले कोई उपसर्ग यहाँ अगर वी लगा होता तो ये हो जाता आपका कत्वा।
के स्थान पर आपका लेप प्रत्यय लगता है। तो विचिंत लेप यानी कि विचिंत, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 129 कह रहा है कि को नामो कदन नौ मालिकाम सिंचन्ति अभिगान शाकुंतले कस्य कथनमिदम, अर्थात कौन भला नौ मालिका यानी कि चमेली को गर्म पानी से सींचता है। यह कथन किसका है? यह कथन है आपका प्रियम वदयाहा, यानी कि देखिए चतुर्थ अंक में जब दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप दे करके चले जाते हैं, तब प्रियवंदा अनुसुईया सती अनुसुईया से कहती है कि यह बात शकुंतला को मत बताना, क्योंकि कोमल नवमालिका को गर्म जल से नहीं सींचा जाता है, यानी कि उसे दुख होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे प्रियवंदा करेक्ट हो जाएगा। अगला 130 कह रहा है कि पा पाने धातु लिट लकराश मध्यम पुरुष बहुवचने रूप भवती, अर्थात पा यानी कि पीना धातु के लिट लकार यानी कि भविष्यत काल मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तो ये होता है आपका पायस्थ, क्योंकि पा जो है वो धातु लिट लकार है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 131, कह रहा है कि अधोलिखितेषु युग्मेषु सम्यकम युग्मम चिनुत। तो यहाँ पे आपका सही मिलान जो होगा वासंती का क्या होगा? वासंती का होगा आपका वन देवता, आत्रेयी जो है वो आपका हो जाएगी तापसी यानी कि वाल्मीकि के वेदांत पढ़ने वाली, और कौशल्या हो जाएगी आपका राम की माता, अरुंधति हो जाएगी आपकी महर्षि वशिष्ठ की पत्नी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है मिलान बिल्कुल सही हुआ है। 132 कह रहा है कि उत्तरामचरितम इति नाटकस्य कः आधार ग्रंथ अस्ति, यानी कि उत्तरामचरित नाटक का उपजीव यानी कि ग्रंथ कौन सा है? तो इसका ग्रंथ है रामायण, क्योंकि भवभूति का यह नाटक महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण के उत्तरकांड पर आधारित है। 133 कह रहा है कि योगीराजेन प्रथम कदा समाधि स्थापित आसीत, अर्थात योगीराज ने पहली बार समाधि कब लगाई थी? तो ये लगाए थे आपके युधिष्ठिरस्य समय, यानी कि शिवराज विजयम में योगीराज बताते हैं कि उन्होंने अपनी पहली समाधि युधिष्ठिर यानी कि महाभारत काल के समय लगाई थी और विक्रमादित्य के समय जगे थे, फिर विक्रमादित्य के समय समाधि लगाई और अब शिवाजी के समय जगे हैं। 134 मेघदूतानुसार रामगिरियाश्रमासन जल का पवित्रम कृतवती, यानी कि मेघदूत के अनुसार रामगिरी आश्रमों के जल को किसने पवित्र किया था? तो सीता जी ने पवित्र किया था। मेघदूत के अनुसार रामगिरी आश्रमों के जल को सीता जी ने वहां पे स्नान करके पवित्र किया था। आगे 135 कह रहा है कि त्रि शब्द से स्त्रीलिंगे प्रथमा बहुवचने कह प्रयोग भवती। तो यहाँ पे त्रि यानी कि तीन शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन रूप में क्या बनेगा? तो ये बनेगा आपका त्रिस्त्र, क्योंकि त्रि शब्द के रूप लिंग के अनुसार बदलते हैं। पुल्लिंग में क्या होगा? पुल्लिंग में आपका त्रय होगा, स्त्रीलिंग में आपका हो जाएगा त्रिस्त्र, और नपुंसक लिंग में हो जाएगा आपका त्रिड़ी। यहाँ पे दृश्य आपका करेक्ट हो जाएगा। 136 कह रहा है कि याज्ञा मुगा वर्म धिकुले नादमे लब्ध कामा इय मुक्ति कुत्र अस्ति, यानी कि गुणवान व्यक्ति से गई याचना यानी कि मांग अगर निष्फल भी हो जाए तो वरम श्रेष्ठ है, लेकिन नीच व्यक्ति से मुराद पूरी होना भी अच्छा नहीं है। यह पंक्ति किससे कहा गया है? तो यह कहा गया है आपका पूर्व मेघे। यह पंक्ति जो है कालिदास का मेघदूत का प्रसिद्ध श्लोक है। इसमें यक्ष मेघ यानी कि जो उच्च कुल का है से याचना करते हुए ये बातें करता है कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 137 कह रहा है कि हरि भजती इत्यत्र कर्म संज्ञा केन सूत्रेण भवती, अर्थात हरि भजती यानी कि हरि को भजता है, इसमें कर्म संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो ये होती है आपका कर्तूरी स्तंभ कर्म, यानी कि यहाँ कर्ता भक्त को भजन क्रिया के द्वारा हरि सबसे अधिक अभिष्ट लगता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 138
138 कह रहा है कि आद धानामापी इति पदे धातुरस्ति, अर्थात आदनापी पद में कौन सी धातु है? तो यहाँ धा धातु है, ऑप्शन का ए, क्योंकि इसमें आ उपसर्ग है और मूल धातु धा है, और धारण करना या रखना, तो सानच प्रत्यय लगने पर जो है वो आधाना रूप बनता है। यहाँ पे आपका धा करेक्ट हो जाएगा। 139 कह रहा है कि स्त्री नाम प्रणय वचनम विभ्रमो भवति, अर्थात स्त्रियों का पहला प्रेम वचन विभ्रम यानी कि हाव भाव विलास ही होता है। यह किसके संदर्भ में कहा गया है? तो ये प्रियसु के संदर्भ में कहा गया है। प्रियसु यानी कि स्त्रियों का प्रेमियों के प्रति। मेघदूत में यक्ष मेघ से कहता है कि जब तुम निर्विंधा नदी के पास जाओगे तो उसका भंवर रूपी हाव भाव ही उसका प्रणय निवेदन होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी प्रियसु करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 140 कह रहा है कि ययम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य तिष्ठ के नायमस्थिति लोके इत्यत्र नचिकेतस कतमो वरो वर्णति, अर्थात मनुष्य के मरने पर जो यह शंका होती है कि आत्मा रहती है या नहीं, यहाँ नचिकेता का कौन सा वर वर्णित किया गया है? तो ये किया गया है आपका तृतीय, क्योंकि कठोपनिषद में नचिकेता यमराज से तीसरे वर्ग के रूप में आत्मज्ञान यानी कि मृत्यु के बाद आत्मा का रहस्य मांगता है। पहला वर मांगता है पिता की शांति, दूसरा मांगता है अग्नि विद्या, और तीसरा मांगता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का रहस्य क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 141 कह रहा है कि क्री इत्यस्त धातो विधि लिंग लकारे मध्यम पुरुष द्विवचने अधोरेखितेषु किमुचित रूप भविष्यति, अर्थात क्री धातु विधि लिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? ये होगा आपका कुरियाताम, क्योंकि यहां जो है विधि लिंग मध्यम पुरुष कुरियाह कुरियातम कुरियात, विधि लिंग प्रथम पुरुष कुरियात कुरियाताम कुरियो, तो यहाँ पे मध्यम पुरुष द्विवचन पूछा है, तो सही रूप जो है आपका कुरियाताम होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ टाइपिंग में मिस्टेक जरूर हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपका बी ही सही होगा। अगला है 142 की नैषधि चरितम महाकाव्य से प्रधानस्य। नैषधि चरितम महाकाव्य का प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार रस है, क्योंकि श्रीहर्ष ने नैषधि चरित लिखा था, और श्रीहर्ष के नैषधि चरित में इस महाकाव्य में नल और दमयंती की प्रेम कथा है, तो इसका अंगी जो है वो श्रृंगार रस है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 143 143 कह रहा है कि 96 इत्यस्त संख्या संस्कृते शुद्ध रूपम भवति, यानी 96 संख्या का संस्कृत में शुद्ध रूप क्या होगा? तो ये होता है आपका कण्वती है। नेक्स्ट आगे अगला 144 कह रहा है कि पाणिपादम इत्यत्र किन सूत्रेण समासः, यानी कि पाणिपादम यानी कि हाथ और पैर में किस सूत्र से समास हुआ है? तो ये हुआ आपका द्वंद्वश्च प्राणी तुर्य शेनकानकम, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हुआ, क्योंकि शरीर के अंगों यानी कि प्राणी अंग वाद्य यंत्रों और सेना के अंगों के समूह का बोध कराने के लिए समाहार द्वंद्व होता है, और पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 145 कह रहा है कि अपरजिहिषु इति पदे धातुरस्ति, यानी कि अपरजिहसु यानी कि हरण करने का इच्छुक, इस पद में कौन सी धातु होगी? तो यहाँ पे ह्री धातु होगा, क्योंकि अपह्री सन उ मूल धातु जो है इसमें ह्री है, जो कि क्या है? हरण करना, किसी को हर ले जाना, हरण करना या चुरा ले जाना यानी हर ले जाना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे 146 कह रहा है कि अधोलिखितेषु युग्मसि समका युग्मम चिन्होत, यानी कि सही मिलान करना है आपको इसमें। तो सही मिलान आपको क्या हो जाएगा? राज्य सेनापति कौन है? भद्रसेन है। राज्य मित्र कौन है? माधव यानी कि विदूषक। मारीच कौन है? कश्यप, मारीच ऋषि को कश्यप भी कहा जाता है।
और कौशिक कौन है? विश्वामित्र। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 147 कह रहा है कि दा धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचन रूप चिनुत। तो यहाँ पे जो है आपका दा मतलब क्या होता है? देना। तो धातु दा देना धातु के लट लकार यानी कि वर्तमान काल प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप हमको बताना है। तो इसका रूप होता है ददती, क्योंकि दा धातु जो है वो आपका जुहोत्यादि गण के रूप में चलते हैं, यानी कि आपका ददाती, ददाती, दत्तः, ददती। तो जो है जो विद्यार्थी होते हैं वो अक्सर जो है ददंती पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ददंती। तो जो क्या है कि वो गलत है, यहाँ पे ददती होता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 148 कह रहा है कि कर्तव्यानि खलु दुखित तय दुखानी निर्वापणनी इति कथनमस्ति। अर्थात दुखी लोगों को अपने दुख दूर करने के उपाय जैसे कि तर्पण आदि अवश्य करने चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन है आपका तमसाया। यह जो कथन है आपका तमसाया का है, क्योंकि उत्तर रामचरित में जब सीता राम की दशा देखकर दुखी होती हैं, तब नदी देवी तमसा उन्हें संताना देते हुए कहती है कि धार्मिक कृत्यों से दुख कम होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 149 कह रहा है कि वक्रः पंथा यद्यपि इत्येन नौ का नागरी ज्ञाता भवति। अर्थात रास्ता टेढ़ा या वक्र होने पर भी इससे किस नगरी का संकेत मिलता है? तो उज्जैनी का मिलता है, क्योंकि मेघदूत में यक्ष मेघ से कहता है कि वक्रः पंथा यद्यपि भवतः प्रतिष्ठान, यानी कि यद्यपि उत्तर दिशा में जाते हुए तुम्हारा रास्ता थोड़ा टेढ़ा होगा, फिर भी तुम उज्जैनी की गोद में जरूर जाना। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे उज्जैनी करेक्ट हो जाएगा। 150 नंबर पे आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में कि कठोपनिषदि श्रृंग कामम पदस्य कोन्थ अस्ति। अर्थात कठोपनिषद में श्रृंग काम पद का क्या अर्थ है? तो सही अर्थ है आपका अनेक रूप रत्नमालाम, यानी कि नचिकेता ने यमराज के द्वारा दी गई श्रृंगिका को अस्वीकार कर दिया था। शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार श्रृंगिका का अर्थ होता है रत्नों की माला, यानी कि अनेक रूप रत्नमालाम, रत्नों की माला। कुछ विद्वान जो है इसे अज्ञानमयी कुछ गति भी कहते हैं, लेकिन रत्नमाला जो है वो अधिक प्रचलित अर्थ है, इसलिए यहाँ पे आयोग के द्वारा जो है वो आपका सी को ही वरीयता दिया जाएगा, अनेक रूप रत्नमालाम। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने संस्कृत भाषा के सभी 120 प्रश्नों के साथ में 30 प्रश्न जो है इसके जीएस के जो पूछे गए थे, उन सभी 150 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में हल किए हैं। उसके विस्तृत व्याख्यात्मक तरीके से हल करते हुए आंसर की को भी हमने व्याख्या करके बताया है। तो संस्कृत भाषा का ये जो आपका यूपीएलटी ग्रेड का जो परीक्षा हुआ है, उसके सभी 150 प्रश्नों को हम लोगों ने लाइव हल किया है इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। इस वीडियो से आपको आने वाली परीक्षा की तैयारी करने में बहुत हेल्प मिलेगा दोस्तों। तो ये आपका यूपीएलटी ग्रेड संस्कृत का पेपर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए पेपर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।